हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड आपका आज हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी आपको अब सारे ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करना है वो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है और इसके लिए हमें डेबिट क्रेडिट के रूल को पहले जानना होगा कि क्या रूल्स अप्लाई होता है जो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस रूल के तहत रिकॉर्ड करेंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सारे रूल्स की कि किस तरीके से हम डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, या इसको बोल सकते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वे। एक आपका हो सकता है, हो सकता नहीं, एक आपका होता है ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, और दूसरे तरीका जो है आपका वह है मॉडर्न अप्रोच। आप दोनों तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है आपका मॉडर्न अप्रोच। दोनों का अपना अपना रूल है और दोनों से आप जो है अकाउंटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच की कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, फिर हम बात करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच क्या है और किस तरीके से क्या रूल्स है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में। इसमें हम तमाम बातें पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। याद रखिएगा, हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ही यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, तमाम चीज़ें जानोगे तब जाकर के आप जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर पाओगे। तो सबसे पहले है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए, जो डेबिट और क्रेडिट है वो आया कहाँ से है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो आपका डेबिट दिख रहा है और ये जो आपका क्रेडिट दिख रहा है ये आया कहाँ से है। तो अगर हम इसकी बात करें कि डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आया है, तो लुकास पैसियोली जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। इन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया, जिसको हम आज बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। लुकास पैसियोली ने, जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, उन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके दो पहलू होंगे। एक पहलू को यानी एक एस्पेक्ट को आप कहोगे डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को आप कहोगे क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो पहलू हैं। एक पहलू को हम बोलेंगे यानी एक एस्पेक्ट को हम बोलेंगे डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को हम बोलेंगे क्रेडिट। यही आपका दो एस्पेक्ट है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। इसीलिए इसके तहत जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, यानी एक आपका हो गया डेबिट और दूसरा हो गया आपका क्रेडिट, इसलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। किसने इजाद किया था? लुकास पैसियोली, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे 1494 में। अगर आज 2022 या 23 की बात करें, 2022 चल रहा है अभी, और 1494 की करें, तकरीबन 528 साल के लगभग यहाँ पर हो गया है। इतने समय पहले
जो है उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था। किसका इजाद किया था? डेबिट का और क्रेडिट का। लेकिन उस समय आज से तकरीबन 528 साल पहले जो है डेबिट और क्रेडिट नहीं कहा जाता था। उस समय इसे कहा जाता था डेबेरे एंड क्रेडेरे। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट डेबिट है और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, एक एस्पेक्ट क्या है? डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट। अब आपको ये समझिए कि हम दो एस्पेक्ट क्यों बोल रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट कैसे होता है? आप जो है शॉप में कोई भी सामान जब परचेस करने जाते हो तो क्या करते हो? दुकानदार आपको सामान देता है एक एस्पेक्ट और पैसे लेता है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। क्लियर है बात? अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हो तो क्या हो गया? एक एस्पेक्ट हो गया कि आपके पास सामान आया और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपके पास से कैश गया। क्लियर है बात? तो दो ही एस्पेक्ट होंगे हर ट्रांजैक्शन के, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। एक एस्पेक्ट को डेबिट में और दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब बिजनेस में हज़ारों ट्रांजैक्शन होते रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि वो उसके दो पहलू होंगे और एक को हमको करना है डेबिट तो दूसरा होगा आपका क्रेडिट। अगर एक होगा क्रेडिट तो दूसरा होगा डेबिट। ठीक है, बात करेंगे आगे हम। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट की, यानी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे दो एस्पेक्ट में, एक डेबिट और क्रेडिट। लेकिन अगर हम आज बात करें डेबिट के शॉर्ट फॉर्म की कि डेबिट को किस तरीके से लिखेंगे, अब हम हमेशा तो डेबिट पूरा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं DR और इसको लिखते हैं हम CR। डेबिट को कैसे डिनोट करेंगे हम? DR से, और क्रेडिट को कैसे डिनोट करेंगे हम? CR से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मेरा नाम शुभम कुमार है, देखिएगा शुभम कुमार है, तो आप हमको क्या बोल सकते हैं? यहाँ से S उठाइएगा, यहाँ से K उठाइएगा, तो आप हमको बोल सकते हैं SK सर। ठीक है, किसी का नाम रंजीत कुमार है तो उसको बोल सकते हैं RK सर, है ना। किसी का नाम मान लीजिए कि आपका अरविंद कुमार है तो लिख सकते हैं AK सर शॉर्ट में, है ना। तो उसी तरीके से डेबिट को हम लिखते हैं DR, लेकिन डेबिट में तो D तो आ रहा है, देखिए यहाँ से S उठाए, यहाँ से K उठाए तो SK बोल दिए। उसी तरीके से यहाँ D तो आ रहा है, लेकिन R कहाँ दिख रहा है? जो यहाँ पर R लिखा हुआ है DR, इसका जो आपका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर R कहाँ दिख रहा है बताइए? नहीं दिख रहा है। अच्छा, CR के अगर क्रेडिट की बात करें तो C में तो C दिख रहा है, R भी दिख रहा है। ये तो आप कह सकते हो कि क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR तो बना सकते हैं, लेकिन डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? DR तो नहीं होगा। तो आज से 528 साल पहले चलिए, और उस समय डेबिट को जो है वो कहा जाता था डेबेरे और क्रेडिट को कहते थे हम क्रेडेरे। ठीक है, डेबिट को हम क्या बोलते थे उस समय? उस समय हम डेबिट को बोलते थे डेबेरे एंड क्रेडिट को उस समय हम बोलते थे क्रेडेरे। ठीक है, डेबेरे और क्रेडेरे जो है वो एक लैटिन वर्ड है। डेबेरे और क्रेडेरे जो है एक आपका लैटिन वर्ड है, जो कि जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना डेबिट और क्रेडेरे बना क्रेडिट। ठीक है, उस समय मैं जो था आज से 528 साल पहले की अगर हम बात करें, जब लूकास पैसियोली इटली में थे और जब इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम 1494 का इजाद किया, तो उस समय जो है मैथमेटिक्स में प्लस या माइनस का उतना इस्तेमाल नहीं था, मतलब माइनस वर्ड का जनरली इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उस समय आपका जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका था, उस समय था आपका, इसको बोलते थे डेबेरे और क्रेडेरे। ये दोनों एक लैटिन वर्ड है। जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना डेबिट और क्रेडेरे बना क्रेडिट, जिसको हम लिखते हैं DR। अब DR में D होना चाहिए और R होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है डेबेरे में D दिख रहा है और R भी इसमें आपका दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ जो ये DR बना है एक्चुअली में ये डेबिट से नहीं बना है, ये बना है डेबेरे से, और CR जो है वो क्रेडिट से ना बन के किससे बना है? आपका क्रेडेरे से। ठीक है, तो उस समय डेबिट को डेबेरे बोलते थे, क्रेडिट को क्रेडेरे बोलते थे। डेबेरे और क्रेडेरे जो है वो आपका उस समय
लैटिन वर्ड था जो कि इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना डेबिट, क्रेडेरे बना क्रेडिट। और अब हम डेबिट और क्रेडिट का ही इस्तेमाल करेंगे। और डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR है और कहाँ से आया है तो डेबेरे से, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म आपका क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR है और ये आया है क्रेडेरे से। ठीक है, तो यहाँ से बना है। अब जब भी हम DR या CR लिखेंगे तो याद रखिएगा कि ये डेबिट और क्रेडिट, जो डेबेरे और क्रेडेरे को कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में तब बना डेबेरे बना डेबिट और क्रेडेरे बना क्रेडिट। ये दोनों लैटिन वर्ड है आपका। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का दो पहलू, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, इसको थोड़ा हम हटाते हैं। एक नंबर का सवाल जनरली जो पूछा जाता है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, क्या नाम है उनका? तो लुकास पैसियोली है ना, लुकास पैसियोली। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये इटली के रहने वाले थे, है ना। और क्या पूछा जाता है कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद कब किया गया? तो वो है आपका 1494। ये सवाल आपका एक नंबर का सवाल पूछा जाता है हमेशा। अब हम बढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को आगे लेकर के। क्या क्या है इसमें, इसको हटाते हैं हम। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, वही है ये। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका, इसको बोल सकते हैं अभी इम्पर्सनल अकाउंट। एक है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, एक हो गया पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब देखिए, वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, या तो वो पर्सन हो या तो पर्सन से रिलेटेड हो, उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। और वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं हो, इसलिए बोलते हैं इसको इम्पर्सनल अकाउंट। जो कि पर्सन से रिलेटेड नहीं हो उसको बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हो गया और दूसरा होगा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड ना हो। इसमें आ जाएगा आपका रियल अकाउंट और दूसरा आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। अब हम अकाउंट्स कितना लिखेंगे? अकाउंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे A/C, A/C। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बेसिकली हम बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को कितने भागों में बांटते हैं? एक हो गया आपका पर्सनल, एक इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल को कितने भाग में बांटते हैं? तो रियल और नॉमिनल में। तो आप कह सकते हैं कि एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा हो गया आपका इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपको जानना है। तीनों का अपना अपना रूल है। जब आप इन तीनों के बारे में जान जाओगे तो आप आराम से जर्नल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाओगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो अभी रियल और नॉमिनल अकाउंट हम हटाते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में हम जानते हैं। क्या है पर्सनल अकाउंट? तो पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ पर्सन, फर्म्स और कंपनी। अब पर्सनल अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जो पर्सन या किसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म या किसी कंपनी से रिलेटेड हो, है ना, तो उसके अकाउंट को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को फिर से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तीन भाग में कैटेगराइज इसको किया गया है। दूसरा है
पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है, एक हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपका पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया है, एक आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में। ये क्या होता है, देखिए नाम से माफ करिएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे नाम से अगर कोई अकाउंट खुलेगा तो क्या खुलेगा, हम कैसे पर्सन हैं, नेचर की तरफ से आए हुए पर्सन हैं, यानी माँ की कोख से आए हुए हैं। हम सबका जन्म माँ की कोख से हुआ है, यानी हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर की तरफ से है। हम कोई ईंट पत्थर या सीमेंट से बनाए हुए आदमी नहीं हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, हम जो है हम नेचर की तरफ से आए हैं। और हमारे नाम से जो भी अकाउंट खुलेगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। देखिए हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हमारे अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हम जितना भी जो अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो वो किसकी तरफ से आया है, नेचर की तरफ से आया है। हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, छू सकते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, यानी हम नेचर की तरफ से आए हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की किसी बिल्डिंग की बात करें तो क्या वो देख सकता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है? नहीं, ये काम सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही कर सकता है। तो जो भी नेचुरल पर्सन के नाम से अकाउंट खुलेगा उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर रखेंगे। लेकिन सब कुछ किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। याद रखिएगा, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, सब कुछ है तो आपका पर्सनल अकाउंट ही। लेकिन अगर हम इसको भी कैटेगराइज कर दें कि अगर हम बात करें किसी ह्यूमन बींग्स के नाम से कोई अकाउंट खुलता है तो वो कौन सा हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे अगर हम मान लें कि हमने राम से सामान परचेस किया है, तो राम जो है वो हमको सामान दिया है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम राम का अकाउंट खोलेंगे। किसका अकाउंट, राम का अकाउंट। तो राम का जो अकाउंट हमने ओपन किया, राम कौन है, नेचुरल पर्सन है, एक पर्सन है जिसने हमें सामान दिया है। तो इसके नाम से जो हमने अकाउंट ओपन किया, ये कौन सा अकाउंट होगा आपका, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीताज अकाउंट, ये सब कुछ आपका अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, ओके। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझ में आया आपको, ये पर्सन ही है, लेकिन कैसा पर्सन है, नेचुरल, जो कि गॉड गिफ्टेड है, आपका नेचर की तरफ से आया है। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, जितने भी पर्सन के नाम से अकाउंट खुलेगा वो सारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आई। इसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का हो गया, दिस अकाउंट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट इट वर्क्स एज पर्सनल अकाउंट। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, पर्सनल अकाउंट के। अब इसका ह्यूमन बींग्स की तरह, इसका आर्टिफिशियल अकाउंट की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की तरह जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करें तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात समझते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर हम बात करें रिलायंस कंपनी की, रिलायंस कंपनी की बात करें
तो रिलायंस कंपनी जो है, जितने भी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या पर्सन है, सब कुछ किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो रिलायंस कंपनी तो कोई पर्सन नहीं है, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, हम कंपनी के ऑनर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, तो हम बात कर रहे हैं रिलायंस कंपनी की। और आप जानते हो कि जो भी कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस कैसे है, वो किस तरीके से जन्म लिया है कंपनी, तो वो उसका जन्म जो है वो किसी ना किसी लॉ के थ्रू, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये आपका कंपनीज एक्ट है। तो कोई भी कंपनी का जन्म जो होता है वो लॉ के तहत होता है, और अगर वो मरता है, मरता कहने का मतलब अगर वो बंद होता है तो उसे भी कानून के मुताबिक ही बंद किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी चाह रहे हो कि आप कंपनी कोई खोलें, तो आपको कानून के मुताबिक कंपनीज एक्ट में सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके तहत आपको एक कंपनी बनाना होगा। और अगर आपको कंपनी बंद भी करता है तो उसका भी कानून के तहत आपको प्रोसीजर है, आप कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा, कंपनी बंद हो सकता है। ठीक है। तो एक कंपनी की बात करें, रिलायंस कंपनी की अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या रिलायंस कंपनी एक पर्सन की तरह बिहेव करता है? एक नेचुरल पर्सन की तरह इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हमारा एग्जिस्टेंस है, हम एक नेचुरल पर्सन है, हम अब देख रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो मेरे नाम से अगर कोई अकाउंट खुलेगा मान लीजिए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि शुभम अकाउंट, है ना, ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें कि रिलायंस अकाउंट, तब तो वो कि नेचुरल पर्सन नहीं है। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे आर्टिफिशियल पर्सन है? देखिए, अगर हम राम की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या राम जो है वो किसी से लोन ले सकता है? हाँ, ले सकता है। राम किसी को लोन दे सकता है? हाँ, दे सकता है। राम अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई ज़मीन खरीद सकता है? बिल्कुल, अपने नाम पर रजिस्ट्री करा सकता है, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। क्या ये राम जो है किसी दूसरे पार्टी के साथ, मान लो कि शुभम के साथ या शाम के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई मिल करके आपस में कोई काम, कोई प्रोजेक्ट कर सकता है, कोई काम कर सकता है मिल करके, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई डैम बनाना है या रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो क्या राम और शुभम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कोई प्रोजेक्ट को कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका मतलब राम और शुभम जो है यहाँ पे, वो दोनों कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन है। अपने नाम से ज़मीन खरीद सकते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपने नाम से जो है लोन किसी को दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, किसी का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट का मतलब लाओ हम तुम्हारा पैसा रखते हैं, बदले में जो है हम तुम्हारा पैसा सेफ रखेंगे। अगर लोन के फॉर्म में लिया है तो हाँ, लोन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। सारा काम एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि रिलायंस कंपनी क्या ये काम कर सकता है, तो रिलायंस कंपनी भी ये काम कर सकता है। रिलायंस कंपनी भी पब्लिक डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। रिलायंस कंपनी लोन दे सकता है, रिलायंस कंपनी लोन किसी को दे भी सकता है। रिलायंस कंपनी अपने नाम से, याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। जैसे एक नेचुरल पर्सन है, अगर राम है तो राम अपने नाम से हाथ से सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, उसी तरीके से कंपनी भी साइन कर सकती है। लेकिन बोलिए, कंपनी का तो कोई हाथ होता नहीं है, तो उसका स्टैम्प होता है, हर पेपर पे उसका स्टैम्प लगता है, वो कंपनी का एक तरीके से साइन ही है। तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर होता है उस पर कंपनी का स्टैम्प लगता है, मुहर लगता है, वो एक तरीके से कंपनी का साइन ही है ना। तो देखिए, राम भी लोन ले सकता है, दे सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बना सकता है, ज़मीन जायदाद खरीद सकता है। उसी तरीके से रिलायंस भी लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, और रिलायंस किसी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक तरफ राम जो है नेचुरल पर्सन है, और दूसरे तरफ जो कंपनी है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है बात? तो राम की बात करें राम की बात करें तो राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन कैसा है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
अगर हम कंपनी की बात करें या कोई पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये भी जो है वो एक पर्सन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट तो कहते हैं, लेकिन इसके तरफ जो है रिलायंस कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल है, यानी एक बनावटी पर्सन है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी अकाउंट, टाटा अकाउंट, ये सारा चीज़ आपका क्या किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या है, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करना यानी किसी के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, किसी पर्सन के बारे में बताए, तो वो कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसके अंदर आएगा वो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए, सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए, हम पढ़ा चुके हैं आपको यूनिट 2 में सारा कंसेप्ट कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। और बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय है इसको क्या देता है? सैलरी देता है। अपने एम्प्लॉय को बिजनेस सैलरी देता है, मजदूर को क्या देता है? वेजेस देता है। तो ये सैलरी और वेजेस क्या है? अगर हम सिर्फ सैलरी की बात करें तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है। क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पर सैलरी तो एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस होने की वजह से ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। पर्सन कहाँ है इसमें? सैलरी तो एक्सपेंस है, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। किस अकाउंट के अंदर आएगा? बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। फिलहाल हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात नहीं किए हैं। तो सैलरी जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, बल्कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। बात करेंगे आगे में, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। ठीक है, सैलरी क्या है? वो पर्सनल अकाउंट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं सैलरी। ठीक है, ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्च है। अब अगर हम बात करें कि ये एम्प्लॉय जो है इसका पर मंथ का सैलरी 1000 रुपया है, एक महीना का 1000 सैलरी है, और पूरा 12 महीना अगर साल भर काम किया तो उसको कितना सैलरी मिलेगा? 12000 सैलरी मिलेगा। लेकिन बिजनेस ने इस एम्प्लॉय को मात्र 10,000 रुपया ही दिया, 10,000 दिया, और 2000 रुपया अभी बकाया है, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी कितना है? 2000 रुपया। 10,000 ही दिया ना, होना तो चाहिए था 12,000। दिया कितना बिजनेस? मात्र 10,000 रुपया दिया। तो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सैलरी तो एक्सपेंस है, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन अगर हम ये वाला 2000 का सैलरी की बात करें, जो कि एक्सपेंस तो है, लेकिन इसके पीछे जो है वो लग गया है, क्या लग गया है? आउटस्टैंडिंग, जिसको O/S कहते हैं। आउटस्टैंडिंग लग गया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो सैलरी जो बकाया है, यानी बिजनेस को अपने एम्प्लॉय को 2000 रुपये देना है, वो काम कर लिया है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें तो इनडायरेक्टली ये किसी पर्सन को, यानी किसी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी पर्सन का सैलरी 2000 रुपये बकाया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी की तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। और बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है। इसीलिए सैलरी तो एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पर्सन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि देखिए इस पर्सन का सैलरी बकाया है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है इसमें आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना,
इसमें और भी सारी चीज़ें आएंगी। इसमें आ जाएगा आपका कोई अक्रूड इनकम है, कोई बकाया इनकम है, तो वो सारा चीज़ आपके इसके अंदर आएगा। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से भी समझाते हैं, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन पर आएंगे तो सारी चीज़ें समझाएंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट की बात करें, नॉमिनल अकाउंट जो होता है, चाहे आपका इनकम हो या एक्सपेंस हो, अगर सैलरी है तो खर्च है तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, वेजेस है तो आपका नॉमिनल अकाउंट का आएगा। लेकिन अगर इसके पीछे आउटस्टैंडिंग लग जाए तो ये बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वेजेस खर्च है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस किसी की तरफ, किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बकाया पैसा है, उसको देना है। क्लियर है बात? तो आज हम लोगों ने बात किया पर्सनल अकाउंट के बारे में। अब जो इसका रूल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ऐसे हालांकि हम रूल जो है आपको लास्ट में बताने वाले थे, लेकिन अब इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का। 3 भाग में बांटे हैं, एक है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब रूल क्या है, तो जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। रूल है डेबिट द रिसीवर, इसका रूल लिखा रहे हैं हम। चलिए यहाँ पे हम रूल लिख देते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या रूल है आपका। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर याद होना चाहिए, डेबिट कहाँ से आया है और क्रेडिट कहाँ से आया है। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 पहलू हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों पहलू तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर रिसीवर होगा कोई पर्सन, इन तीनों की बात कर रहे हैं, है ना, हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं जिसमें ये तीनों चीज़ आएगा। अगर रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे और अगर गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे फिर रियल अकाउंट की एंड नॉमिनल अकाउंट की हम बात करेंगे, और सबका रूल भी बताते जाएंगे आपको। फिर साइड में रूल लिख करके सारा चीज़ आपको जनरल एंट्री सामने में समझाएंगे। तो पहला हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसके आगे हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट तो हो गया, अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, फिर हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की, और फिर हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की, और उसके बाद हम अपना डेबिट क्रेडिट स्टार्ट कर देंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।